मास, इनर्शिया, मोमेंटम, फोर्स, एक्सेलरेशन और ग्रेविटी जैसी अवधारणाएं न्यूटोनियन फिजिक्स या क्लासिकल फिजिक्स की धुरी हैं, जिसने आगे चलकर औद्योगिक और टेक्नोलॉजिकल क्रांति के द्वार खोल दिए। लेकिन जिन मान्यताओं ने 16वीं सदी के दार्शनिकों के दिमाग कुंद कर दिए थे, उन्हें हटाए बिना ये अवधारणाएं कभी न पनप पाती। इन मानसिक बाधाओं में पहली तो ये थी कि सृष्टि को दो परिमंडलों में बांट दिया गया था। चंद्रमा के नीचे एक परिवर्तनशील मृत्युलोक और चंद्रमा से ऊपर एक शाश्वत और अपरिवर्तनीय लोक। भूकेंद्रीयता दूसरा जड़ सिद्धांत थी। तीसरा जड़ सिद्धांत था परिपूर्ण वृत्तों में समरूप गति यानी यूनिफॉर्म मोशन का। चौथा यह था कि विज्ञान और गणित एक दूसरे से अलग हैं। और पांचवी बाधा थी इस बात को न पहचानना कि एक गतिहीन वस्तु की प्रवृत्ति गतिहीन रहना है और एक गतिशील वस्तु की प्रवृत्ति है गतिमान रहना। वैज्ञानिक क्रांति के प्रथम चरण की प्रमुख उपलब्धि यही थी कि इन पांच मुख्य बाधाओं को दूर कर दिया गया। सृष्टि को दो अलग-अलग हिस्सों में बांटने की मान्यता को एक झटका तो तब लगा था जब टाइको ने सन 1572 में सुपरनोवा देखा था, और अरस्तुवादी ब्रह्मांड विज्ञान को दूसरा बड़ा झटका तब लगा जब 5 वर्ष बाद ही टाइको ने यह सिद्ध किया कि 1577 का विशाल धूमकेतु कोई वायुमंडलीय परिघटना नहीं है, जैसा कि धूमकेतुओं के बारे में उस समय तक माना जाता था, बल्कि वह अंतरिक्ष में चंद्रमा से भी कम से कम 6 गुना दूर स्थित है। इन दो घटनाओं से टाइको खगोल शास्त्रियों के नए सम्राट के रूप में प्रसिद्ध हो गए। समूचे यूरोप के खगोलविदों को यह भी पता चला कि सबसे ज्यादा आंकड़े भी उन्हीं के पास हैं। पर टाइको एक अवलोकनकर्ता यानी ऑब्जर्वर थे, कोई सिद्धांतकार नहीं थे। सैद्धांतिक ब्रह्मांड विज्ञान में उनका योगदान इतना ही है कि उन्होंने बीच का रास्ता सुझाते हुए एक ऐसा भूकेंद्रित मॉडल तैयार किया जिसमें ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते और सूर्य फिर पृथ्वी की परिक्रमा करता। लेकिन इस मॉडल ने जितनी समस्याओं का समाधान किया, उतनी ही समस्याएं पैदा भी करती। जरूरत किसी ऐसी प्रतिभा की थी जो अत्यंत कुशलता और अनथक प्रयत्न के साथ टाइको की तालिकाओं को एक समग्र, सटीक और सरल सिद्धांत में ढाल सके। और आश्चर्य कि ऐसा व्यक्ति भी सामने आ गया। उसका नाम था जोहानेस केपलर। शुरू